नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स के 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यूज़ होंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे और कहीं ना कहीं आपका फुल सिलेबस इसमें हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है पूछा गया है। तो टोटल इनकम को डिवाइड किया गया है टोटल पॉपुलेशन से और बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है कैपिटल इनकम, बी ऑप्शन इज नेशनल इनकम, सी ऑप्शन दिया है पर कैपिटा इनकम और डी ऑप्शन है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही आंसर है सबका, इसका मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी भी कंट्री को डेवलप्ड मानती है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, और उसको अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स ए पर कैपिटा इनकम। देखिए जनरली की बात करी गई है यहाँ पे, जनरली किस चीज़ से डिटरमाइन कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है पर कैपिटा इनकम, बी ऑप्शन दिया गया है एवरेज लिटरेसी लेवल, सी ऑप्शन इज हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल और डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ठीक है, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यहाँ जनरली की बात करी गई है। जब आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे एक कंट्री की डेवलपमेंट को डिफाइन करती है। लेकिन आप यूएनडीपी की जब बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब बात करी जाती है, तो वो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ लिटरेसी लेवल को भी इंक्लूड करता है, प्लस वो हेल्थ स्टेटस को भी इंक्लूड करता है। किस चीज़ के लिए? किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को आंकने के लिए, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यहाँ पे जनरली बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एज। तो प्रपोर्शन पूछा गया है लिटरेट पॉपुलेशन का, जो 7 साल या उससे बड़े होते हैं, उनसे एज ग्रुप उनका ऊपर होता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है नॉलेज रेट, सेकंड ऑप्शन इज लिटरेसी रेट, थर्ड ऑप्शन इज अटेंडेंस रेट और फोर्थ ऑप्शन इज एक्सीलेंस रेट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या है? इसका सही जवाब है लिटरेसी रेट। तो आपको पता होना चाहिए लिटरेसी रेट का मतलब क्या हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि लिटरेसी रेट में कौन सी एज ग्रुप देखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि लिटरेसी रेट इंडिया में 7 से ऊपर एज ग्रुप के लोगों का देखा जाता है। और इंडिया में जब आप लिटरेसी की बात करते हैं तो लिटरेसी का मतलब ये होता है, पहले के टाइम में लिटरेसी का मतलब होता था हु कैन रीड एंड राइट, लेकिन अब जो है लिटरेसी का मतलब बदल गया है। अब उसका मतलब हो गया है रीड, मतलब पढ़ सके और लिख सके, उसके साथ साथ जो उसने लिखा है या जो वो पढ़ रहा है उसको वो समझ भी सके, उसको कहते हैं हम लोग लिटरेट। ठीक है, और इंटरनेशनल लिटरेसी रेट की जब बात करी जाती है तो कोई बता सकता है व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? देखिए जरा, वर्ल्ड लिटरेसी डे के बारे में क्या किसी को पता है कि वर्ल्ड लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट होता है? फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है वो सेलिब्रेट होता है 8 सितंबर को। शायद बच्चों को नहीं पता था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एज ग्रुप देखा जाता है, ये आप लोग से पूछा गया है। विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 6 to 10 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन इज 7 to 11 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन इज 5 to 9 ईयर्स और फोर्थ ऑप्शन इज 14 to 15 ईयर्स। ठीक है, तो सबका आंसर 14 to 15 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो इसका आंसर 14 to 15 ईयर्स ही आपको मिलने वाला है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि बच्चे कितने बच्चे जा रहे हैं किसी भी एज ग्रुप में, और वो एज ग्रुप जो दी गई है दैट इज 14 to 15 ईयर्स। तो 14 to 15 ईयर्स में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो अपॉन जो जितने बच्चे एग्जिस्ट करते हैं इस एज ग्रुप के, वो तो दोनों चीज़ को हम लोग ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उससे जो रेशियो मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाएगा। लेकिन कुछ और जगह पे जब आप देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब, तो कई जगहों पे 6 to 10 ईयर्स भी दिया रहता है, लेकिन हमको वो नहीं देखना। नेट अटेंडेंस की बात जब करी जाती है तो इससे एक और चीज़ आती है कि हर क्लास में क्या नेट अटेंडेंस रेशियो चल रहा है, कभी कभी उस टर्म में भी इसको बता दिया जाता है। लेकिन क्योंकि एक स्पेसिफिक पूछा गया है तो स्पेसिफिक जब आप आंसर देंगे तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, और एनसीईआरटी कहता है दिस इज 14 to 15 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच मेथड इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई द कंट्रीज। अभी हमने इसका आंसर बताया था सबको, विच मेथड इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई दी कंट्रीज। तो क्लासीफाई, कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा मेथड वर्ल्ड बैंक यूज करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्ल्ड बैंक। तो ए ऑप्शन इज ह्यूमन डेवलपमेंट, बी ऑप्शन इज पर कैपिटा इनकम, सी ऑप्शन इज नेशनल इनकम एंड डी ऑप्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही है सबका, दिस इज पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक जो होता है वो पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को। ठीक है, तो लेकिन यूएनडीपी का भी हमने बताया था, यूएनडीपी दो चीज़ को और इंक्लूड कर देता है। तो वो पर कैपिटा इनकम तो इंक्लूड करता ही करता है, उसके साथ में दो चीज़ और क्या इंक्लूड करता है, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आंसर बी, बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। तो ये हम लोग से पूछा गया है। ए ऑप्शन इज बांग्लादेश, बी ऑप्शन इज श्रीलंका, सी ऑप्शन इज नेपाल एंड डी ऑप्शन इज पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, सही है, श्रीलंका बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है, ऐसी हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इंडिया से ज़्यादा अच्छा है। तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ देयर आर 5 पर्सन्स इन अ फैमिली। तो आप ये चीज़ समझिए कि देयर आर 5 पर्सन्स इन अ फैमिली एंड देयर टोटल इनकम इज़ 20,000। पूरी फैमिली की जो इनकम दी गई है दैट इज़ 20,000। पूछा गया है एवरेज इनकम क्या हो जाएगी ईच पर्सन की, मतलब हर एक पर्सन की एवरेज इनकम पूछी गई है क्या होगी। तो एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। एक चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ कि एवरेज इनकम कुछ और नहीं है, एवरेज इनकम होती है पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल ठीक है, सबका जवाब भी आ गया है, बिल्कुल सही है। तो 20,000 क्योंकि टोटल मनी जो रिसीव हो रही थी, जो टोटल इनकम आ रही थी वो 20,000 थी। और कितने बच्चों में वो बांटी जा रही थी, कितने लोगों में बांटी जा रही थी, तो 5 लोगों में बांटी जा रही थी। तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल सही आंसर है, दिस विल बी 4,000। तो 4,000 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इस फैमिली की जो एवरेज इनकम होगी, मतलब एक पर्सन की जो एवरेज इनकम होगी दैट विल बी 4,000। बेटा बार बार एक ही आंसर कोई मत लिखिए, एक बार में हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन मोर यूज ऑफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है ये हमको बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज रिन्यूएबल रिसोर्स, बी ऑप्शन इज एबायोटिक रिसोर्स, सी ऑप्शन इज एग्रीकल्चरल रिसोर्स और डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, दिस आंसर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो हमारी नीड्स हैं उनको तो फुलफिल कर ही दे, उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस करता है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तो दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ एबायोटिक रिसोर्स की बात करी गई है, तो एबायोटिक रिसोर्स का मतलब बता देते हैं। नेचुरल में तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों आएगा ना, इट्स करेक्ट नहीं, नेचुरल करेक्ट तो है, उसमें दोनों आ जाएगा ना, इसलिए करेक्ट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब मेनली देखा जाएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिन्यूएबल ही आएगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। एबायोटिक का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग को नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं दे आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। और एग्रीकल्चरल रिसोर्स पता चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो कृषि से रिलेटेड होता है उनको एग्रीकल्चरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है, रिसोर्सेज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज आर। तो जो रिसोर्स
एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है जो ख़त्म होंगे, मतलब जो बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसे रिसोर्स को क्या बोला जाता है, ये चीज़ पूछी गई है। तो ए ऑप्शन इज़ गिवन एज रिन्यूएबल रिसोर्स, बी ऑप्शन इज़ नॉन ड्यूरेबल रिसोर्स, ऐसा तो कोई रिसोर्स ही नहीं होता, सी ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और डी ऑप्शन इज़ कंपीटिंग रिसोर्स। तो एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं, तो वो कौन से रिसोर्स होते हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं। ठीक है, कंपीटिंग रिसोर्स नहीं होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, पिक आउट दी करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। अब 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज इनकम, जो एवरेज इनकम की एक डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए ऑप्शन इज एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ कंट्री, तो ऐसा गलत है, एवरेज इनकम कभी पूरी कंट्री की इनकम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन सी। अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन 11 में देखिए क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रिपेयर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है। तो ए ऑप्शन इज यूएनओ प्रिपेयर करता है, बी ऑप्शन इज डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यूएनडीपी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 4 जो संस्थाएं हैं, ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जब बात करी जाएगी तो वो कौन प्रिपेयर करता है, वो यूएनडीपी प्रिपेयर करता है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इसमें 3 चीज़ें ली जाती हैं। पहला पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे होता है, दूसरा जो लिया जाता है वो हेल्थ स्टेटस देखा जाता है किसी कंट्री का, और तीसरा जो होता है दैट एजुकेशन। तो एजुकेशन भी यूएनडीपी जो रिपोर्ट पेश करता है, जो प्रेजेंट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, उसमें इन सब चीज़ों की बातों को देखा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट गोल। अब देखिए इस चीज़ को, अब आप लोग ने जब डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर देखा होगा कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मतलब अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। तो लैंडलेस है मतलब उसके पास लैंड नहीं है, प्लस वो गाँव में रह रहा है, मतलब वो रूरल लेबर है। तो उसके लिए टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का क्या करेगा, उसको कोई काम नहीं है। टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, तो एजुकेट देयर चिल्ड्रन भी उसका बिल्कुल सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लेबर हो, उस लेबरर हो, उसके बच्चे हों, जरूरी ऐसा कुछ नहीं है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। टू शिफ्ट मतलब ये माइग्रेशन के बारे में बोला गया है, ये भी गलत है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी चालू करी गई थी जिसको नरेगा बोलते थे, NREGA, और बाद में ये नरेगा जो था वो बदल के MNREGA हो गया था, मनरेगा हो गया था। ठीक है, और ये मनरेगा मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम भी लग गया था। ठीक है, और ये क्या करती है, ये 100 डेज़ की गारंटी प्रोवाइड करती है, जितने भी लेबर्स होते हैं उनको 100 डेज़ की गारंटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी डेवलपमेंट गोल में इंक्लूड होती है। तो ये जो डेवलपमेंट गोल है एक लैंडलेस लेबर का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ठीक है, मनरेगा, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या बोला गया है, मनी कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गुड लाइफ इज गिवन बिलो। विच एमंग द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाई। सिंपल आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मनी बाय नहीं कर सकता है, जिनको हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फैला है, और जब अमेरिका में वो फैल गया, और अमेरिका इतनी रिच कंट्री है, वहाँ पे सोचिए कोरोना वायरस फैल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजीज़ है, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो पैसे से कोई का लेना देना नहीं होता, वो किसी को भी हो सकती है। तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है, तो वो जितना ज़्यादा पैसा देंगे तो हो सकता है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन तो पैसे से मिल जाए। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है लग्जरी होम, तो ये तो बहुत आसानी से मनी से बाय हम कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर तो ये भी मनी से बाय नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर 2 होंगे, ए ऑप्शन भी करेक्ट है और इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। बिल्कुल ठीक है, कई बच्चों ने ए एंड डी आंसर भी दिया था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 14 में बोला गया है HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमसे ये पूछा गया है। ए ऑप्शन में बोला गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी ऑप्शन इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, सी ऑप्शन इज नेशनल इनकम और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी गई है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं यूएनडीपी वाली रिपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यूएनडीपी की रिपोर्ट में हमने क्या क्या देखा था, तो हम लोग ने पर कैपिटा इनकम भी देखी थी, हमने हेल्थ भी देखा था और हमने एजुकेशन भी देखा था। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। इसके बाद स्कूलिंग, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूलिंग से रिलेटेड है, इसका मतलब एजुकेशन सेक्टर यहाँ से आ गया। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक तरीके से पर कैपिटा इनकम को भी इंडिकेट कर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑल ऑफ एबव। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपको समझना है, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में बोला गया है केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट कुड बी द रीज़न, रीज़न क्या हो सकता है उस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कम होने का। ए ऑप्शन दिया है केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर ट्रेंड एट प्राइमरी लेवल स्कूलिंग टू लुक आफ्टर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब सोचिए कितनी वैसी बात कही गई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो लड़कियां हैं उनको सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया गया है कि वो न्यू बॉर्न चाइल्ड की देखभाल कर सके, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला, ये भी गलत है, ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो केरला में नर्स हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है केरलाज गुड क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प्स इन्फेंट टू सर्वाइव, तो ऐसा भी नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन हाँ कहीं ना कहीं हेल्प करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कम होने का मेन कारण क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो केरला की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, बिकॉज केरला हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ भी जो केरला की है वो क्या है, वो अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, वो कम है। तो कैसा मोर्टेलिटी रेट की बात करी गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे, जैसे मान लीजिए लिविंग बर्थ जो हुई, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे आए और 1000 बच्चे जन्म लिए और वो 1000 बच्चे जो थे वो जीवित बच्चे थे, तो उन जीवित बच्चों में से एक साल के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चों की डेथ हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें यूपी की, अगर बात करते हैं तो यूपी मान लीजिए 2020 में मान लेते हैं 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, 1000 बच्चों ने बर्थ ली और वो 1000 बच्चों ने ऐसी बर्थ ली कि वो जिंदा रहे, मतलब मरने वाले बच्चों की बात नहीं हो रही है, उन बच्चों की बात नहीं हो रही है जो पैदा होते ही मर गए थे, उनकी बात नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जो जिन्होंने जन्म लिया, दोज हु वर लिविंग, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और उनमें से जो बच्चे 1 साल से कम में जिनकी डेथ हो गई, तो मान लेते हैं वो 20 बच्चे थे जिनकी 1 साल से कम में डेथ हो गई, तो जो 20 होगा वो यूपी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा यूपी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड वाई। ठीक है, ठीक है, तो 50 साल में, 50 साल मतलब 50 साल के बाद की बात करी गई है यहाँ पे, तो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा उसके बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन इज पेट्रोलियम एनर्जी बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिबल, मतलब नॉन एग्जॉस्टिबल होता है, दिस शुड बी नॉन एग्जॉस्टिबल। सी ऑप्शन इज कोल बेस्ड एनर्जी बिकॉज इट इज़ पोल्यूशन फ्री, तो ऐसा होता ही नहीं है, कोल तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। और डी ऑप्शन इज फॉरेस्ट बेस्ड एनर्जी बिकॉज इंडिया हैज़ एबंडेंट फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे आने वाले दिनों में, मतलब हमारे फ्यूचर में जो सबसे अच्छी एनर्जी होने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होने वाला है, वो क्या है, वो हमारा सोलर एनर्जी है। क्यों सोलर एनर्जी है, क्योंकि ये कैसा है, इट इज़ रिन्यूएबल, इट इज़ एग्जॉस्टिबल, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिबल। ठीक है, मतलब वो ये सोलर एनर्जी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, पिक आउट द कॉज दैट इन्हांसेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पूछा गया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कौन से कॉज इसमें इन्हांस करते हैं, मतलब कौन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन इज
प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कभी बढ़ता नहीं है, ये कम होता है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्सड अप विद रिवर वाटर, तो देखिए प्रिवेंट किया गया है फैक्ट्री वेस्ट को आने से, रिवर वाटर में मिलने से, तो ये क्या करेगा, ये तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ख़त्म करेगा, मतलब ये तो कम करेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैन ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, तो अगर प्लास्टिक का बैन, हम लोग प्लास्टिक पे अगर बैन कर दिया जाएगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन्हांस नहीं होगा, ये और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होना है वो शायद डी होना होगा। तो अलाउिंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्जॉस्ट, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बैन, हाँ ये सही है, डी ऑप्शन ही इसका सही है, क्योंकि पूछा क्या गया था, इन्हांसेस पूछा गया है, तो बिल्कुल सही है। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना है, बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही है इसमें आंसर। अलाउिंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, अगर ये चीज़ अलाउ कर दी जाएगी तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट में जो एयर पोल्यूशन है उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, जिसकी वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझना होगा, जब भी क्वेश्चन करने बैठे तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि स्टेटमेंट में हो सकता है कि क्या चीज़ पूछी गई है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ जाए, बिल्कुल सही है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18 देखते हैं, ये 8th नहीं है, गलती से 8 लिख गया है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 बोला गया है व्हाट विल बी द एस्पायरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमसे एक लैंडलेस लेबर के बारे में पूछा गया था कि उसकी एस्पायरेशन क्या हो सकती हैं। यहाँ पे जो एस्पायरेशन पूछी गई है वो एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में पूछा गया है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ है, और वो भी कैसा है, कहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों का है। तो उसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है एन अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ विल एस्पायर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर। तो देखिए अर्बन है तो वो एग्रीकल्चर तो करना नहीं चाहेगा। इसके बाद जो बी ऑप्शन है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट। तो ऐसा लोग चाहते हैं, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है। चाहते तो लोग आजकल यही है कि गवर्नमेंट से ही सपोर्ट मिलता रहे और उनकी लाइफ आराम से चलती रहे, लेकिन ये चीज़ इसका सही आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन अर्बन एजुकेटेड unemployed will aspire for good job opportunities where his education can be made use of। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब जो एक अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या चाहेगा, वो एक अच्छी जॉब चाहेगा जिससे उसकी एजुकेशन है वो क्या हो जाए, मतलब उसकी जो एजुकेशन है उसका कहीं ना कहीं यूज़ आ जाए, ठीक है। बेटर फैसिलिटीज़ फॉर रिक्रिएशन फॉर हिज लीजर टाइम, तो ये भी गलत है, ऐसी कोई मांग नहीं होती है उनकी। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे इस वाले 18 क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। तो हर बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीएमआई की बात करी गई। बीएमआई का सबको मतलब पता होगा, दिस इज़ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब इसका होता है, आपसे पूछा गया है बीएमआई, व्हाट इज़ द बीएमआई ऑफ ओवरवेट पर्सन। तो ओवरवेट पर्सन का बीएमआई क्या होता है ये पूछा गया है। तो लेस देन 18.5, लेस देन 18.5 माल नरिश्ड का या अंडर नरिश्ड का होता है। मोर देन 22 ऐसा कुछ नहीं होता, मोर देन 25 या नन ऑफ अबव। तो इसका जब आप आंसर देखेंगे ओवरवेट पर्सन का जो बीएमआई होता है वो 25 से ज़्यादा होता है। मैं बीएमआई के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि व्हाट इज़ बीएमआई, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो देखिए जब हम लोग किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, तो उसके लिए कंट्री क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन बना दिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बना दी गई जिसको बीएमआई कहते हैं। बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स। इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी पर्सन की हाइट लेते हैं। तो जैसे हाइट जो ली जाएगी, लेकिन याद रखिएगा हाइट किस में लेते हैं, हाइट जो मेजर करते हैं दैट वी मेजर इन मीटर्स। हाइट मेजर करने के बाद उसका वेट मेजर किया जाता है, और वेट को किस में मेजर किया जाता है, वेट को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ठीक है। हाइट मेजर कर ली गई, वेट मेजर कर लिया गया किलोग्राम में, और फिर क्या करते हैं, वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल बच्चों का आंसर भी आ गया है। तो वेट जो होगा उसको हाइट के स्क्वायर से, तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर जो होगा दैट विल गिव अस बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वेट होगा दैट विल बी इन किलोग्राम, और जो हाइट होगी दैट विल बी इन मीटर्स। कोई सेंटीमीटर में ना रख दे, सेंटीमीटर में रख देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई इज़ द रेशियो ऑफ वेट इन किलोग्राम्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। और ये जो बीएमआई है ये अगर लेस देन 18.5 है तो इसका मतलब वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उसको कहीं ना कहीं आयरन की कमी है, कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है उस बच्चे को। और बच्चे की बात यहाँ वैसे नहीं होती है, यहाँ पे ऐसे लोगों की बात होती है जो अब जिनकी अब हेल्थ डेवलप नहीं हो सकती है। तो ये डेवलपिंग एज के लिए नहीं होता है बीएमआई। एक बात तो मैं ये भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ।
इसके बाद BMI, तो ये बात हो गई BMI की, और 25 से ज़्यादा जब BMI होगा तो आपको ये भी याद रखना है कि वो पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन हो जाएगा ओवर वेट। हाँ बिल्कुल सही है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, हिमेश ने कहा है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमेशा इस चीज़ को हम लोग देखते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो आपको पता होगा हमारे एक संस्था है जिसको NSSO कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये सेंसस क्रिएट करती है। तो सेंसस मतलब जो जनगणना होती है, करी जाती है, हर 10 साल में एक बार होती है। 2021 में होने वाली थी, मतलब अभी स्टार्ट हो गई होती, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये जो सेंसस था जो 2021 में डिक्लेयर करना था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेट हो जाएगा वो थोड़ा सा। तो ये सेंसस है जो हर 10 साल में एक बार आता है। और ये जो पहला सेंसस था वो आई थिंक 1800 कुछ में आया था, 1882 था या 81 था, देख लीजिएगा आप लोग ये पहला कि पहला सेंसस कब आया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने पहला सेंसस लेके आए थे और 1921 में ग्रेट बूम हुआ था। चलिए ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन पूछा गया है, मैक्सिमम लिटरेसी रेट पूछी गई है 1892। अच्छा 1892 में आया था, हाँ हमको थोड़ा सा लग रहा था 1892 और 1882 में हमको कन्फ्यूजन था, ठीक है 1892 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लिटरेसी रेट पूछी गई है तो बिहार है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की बात करी गई है, यहाँ सबसे कम की बात करी जाती तो सबसे कम में बिहार आता, लेकिन सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की बात करी गई है तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, केरला में है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी थोड़ी सी खासियत है, मैंने जो लिखी हैं कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। बिहार एक ऐसी कंट्री है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है पूरे भारत में। यूपी एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है इंडिया का, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, जहाँ हम लोग रहते हैं। इसके बाद हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां फीमेल लिटरेसी सबसे कम है। तो अगर आपसे फीमेल लिटरेसी की बात करी जाएगी तो वो आ जाएगा आंसर हमारा हरियाणा। तो फीमेल लिटरेसी में हरियाणा बहुत पीछे है, प्लस हमारे पास राजस्थान है, राजस्थान भी फीमेल लिटरेसी में बहुत पीछे है। हाँ स्टेट हैं, दीज आर ऑल स्टेट्स, कंट्री नहीं है, सब स्टेट हैं बेटा, गलती से शायद बोल दिया हो, स्टेट हैं सब, ठीक है। और केरला की बात करी जाएगी तो केरला आपको पता है कि केरला की लिटरेसी रेट क्या है, सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 93 या 94% इसकी रहती है, कभी कभी 97% भी दे दिया जाता है। तो आप लोग 2011 सेंसस में बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये हर साल का सेंसस रहता है, हर 10 साल में सेंसस आता है। तो सेंसस को ज़रूर आप लोग पढ़ा करिए, बहुत सारी चीज़ें सेंसस से पता चलती हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। तो देखिए कैसे हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोर्स, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सेकंड ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, उसी से हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और भी वायलेंट एजिटेशन, इससे भी नहीं अचीव कर सकते। टेररिज्म से तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, बट फिर आपको बताना है इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ मे बी। तो देखिए जो एक अर्बन मतलब शहर का एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है हैविंग अ सेल्फ ओन्ड होम टू लिव इन, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। बी ऑप्शन दिया गया हैविंग अ परमानेंट वाइट कॉलर जॉब, ये भी ठीक है। थर्ड दिया है नॉट हैविंग टू फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स, ये भी सही है। तो डेवलपमेंट गोल्स में अगर देखा जाए तो डी, ए, बी और ए, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्योंकि पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है कि मनी से ही हर चीज़ खरीद ली जाए। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गुड लाइफ इज़ गिवन बिलो। तो अभी हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे जो मनी से खरीदी जा सकती है, मतलब एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए जो ली जा सकती है या यूज़ की जा सकती है, रिक्वायर होती है जो, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। तो आपसे पूछा क्या गया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनी खरीद नहीं सकता। तो चलिए लिस्ट को देखते हैं और ये देखते हैं कौन मनी को नहीं खरीद सकता। तो देखिए मनी से क्या नहीं खरीदा जा सकता। जैसे पहला ऑप्शन दिया है फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, इसको तो हम लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हाई क्वालिटी एजुकेशन। थर्ड इज़ लग्जरी होम। फोर्थ इज़ अ पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री,
ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उससे उसको हम लोग मनी से नहीं खरीद सकते, ठीक है। फुल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती इन्फेक्शियस, आपको पता होगा जैसे डेंगू है, डेंगू ऐसे कभी लोगों को भी हो जाता है जो बहुत साफ़ सुथरी जगह पे रहते हैं लेकिन फिर भी इनको डेंगू आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस, जैसे कोविड की बात अगर की जाए तो कोरोना भी आपने देखा बहुत अमीर अमीर लोगों को, बहुत साफ़ सुथरे लोगों को भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो प्रोटेक्शन है वो पैसे से नहीं मिल सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर जो है ये भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो इसमें 1 और 4 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन को आप पैसे से खरीद सकते हो, लग्जरी होम भी आप खरीद सकते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप नहीं खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट बॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक लेके आया, विच क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज़। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया था कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टोटल इनकम, बिल्कुल गलत है। ग्रॉस इनकम भी गलत है। इसका सही आंसर है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन जो एक कंट्री की इनकम है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए कहा गया पिक आउट दी करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, 4 ऑप्शन में से एवरेज इनकम की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया गया एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया गया द एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम, ये आपका ऑप्शन सही है। तो पर कैपिटा इनकम को ही क्या बोला जाता है, एवरेज इनकम बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया 4 फैमिलीज़ हैं और चारों फैमिलीज़ की जो एवरेज इनकम है वो दी गई है 10,000, ठीक है। और 3 फैमिलीज़ की इनकम दी गई है 14,000, एक की है, दूसरे की है 8,000 और तीसरे की है 9,000। तो आपको बताना है कि फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करिएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब सम जब आप करेंगे तो 14,000 प्लस 8,000 हो जाएगा 22,000, प्लस 9,000 कितना हो जाएगा 31,000, ठीक है। तो 31,000 अपॉन 4 कर देंगे और एवरेज कितना आना चाहिए 10,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10,000 से लिख देंगे, 4,000 को आप उधर भेजेंगे 40,000 हो जाएगा, 31,000 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया है इन अ कंट्री अ वेजिटेबल सेलर हैज़ इनकम ऑफ ₹5,000। एक वेजिटेबल सेलर है, उसकी इनकम 5,000 है, बट एन IT प्रोफेशनल इज सेम कंट्री हैज़ अ सैलरी ऑफ 1,25,000। तो देखिए जो वेजिटेबल जो सब्जी बेच रहा है उसकी सैलरी कितनी है 5,000 है, और जो IT का प्रोफेशनल है उसकी सैलरी कितनी है 1,25,000 रुपये, कितनी ज़्यादा है। एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज़ 68,000 और उस कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो क्या है 68,000 है। अब आपको बताना है व्हाट डज इट शो। तो ये क्या शो कर रहा है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए आपको ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये इनकम डिस्पैरिटीज़ को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना इनमें से कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। फर्स्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है पर कैपिटा इनकम गिव्स अ बेटर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये। नेक्स्ट कहा गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइनल इनकम, ये चीज़ आपकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री का इनमें से कौन फीचर नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बोला गया मेजर ऑक्यूपेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे भारत है, भारत में एग्रीकल्चर ही मेजर ऑक्यूपेशन है और भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये गलत है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, ये डेवलप्ड कंट्री की एक प्रॉपर्टी है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये भी सही है। मास पॉवर्टी होगी, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन फीचर नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है स्मॉल चिल्ड्रन इन अ रिमोट विलेज हैव टू ट्रेवल। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक छोटे से विलेज में, उनको 5 किलोमीटर डेली ट्रेवल करना होता है, किस चीज़ के लिए, अपना स्कूल को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है। दे हैव टू गो आउट एट 6 AM। अब 6 बजे सुबह, इतने सोचिए इतने सुबह इन लोग को स्कूल जाना पड़ता है मॉर्निंग में।
इन विंटर्स इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट एज देर इज़ नो स्ट्रीट लाइट इवन। अब आपको पता होगा जाड़े के टाइम पे क्या होता है, 6 बजे सुबह मतलब सूरज भी नहीं उगता, जिसकी वजह से उसमें दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनके एरिया में कोई भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है उनके जगह पे। अब इस सिचुएशन से आपको क्या पता चल रहा है? इस सिचुएशन से पता चल रहा है देयर इज़ अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल गलत है। देयर इज़ नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत है। देयर इज़ लेस पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल गलत है। देयर इज़ लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जैसे यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और ये सब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक टेबल दी गई है, स्टडी द टेबल। अब देखिए हरियाणा दिया गया, केरला दिया गया और बिहार दिया गया है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया गया है 2016 के हिसाब से 33, 10 और 38। हरियाणा का लिटरेसी रेट देखा जाए 82 है, केरला का सबसे ज़्यादा है 94, सबसे कम किसका है? बिहार का है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी, तो हाईएस्ट लिटरेसी हम लोग देख सकते हैं किसके पास है, केरला के पास 94% है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15, तो 14 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट सेम एज ग्रुप, तो जितने बच्चे हैं टोटल 14 से 15 साल के बीच में और जितने अटेंड कर रहे हैं स्कूल, उस रेशियो को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में ये चीज़ पूछी गई है, तो इसको कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। यहाँ पे देखिए एक और आपके पास टेबल दे दी गई है। यहाँ पे भी देखिए तीन स्टेट्स हैं, उनको कंपेयर किया गया, हरियाणा है, केरला है और बिहार है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, मोर्टेलिटी रेट दिया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट दिया गया है। पूछा क्या गया, इन कंपेरिजन टू केरला विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो केरला के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए हरियाणा का 33 है और बिहार का किसका है, तो बिहार का 38 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ, तो देखिए 1000 जो लिव बर्थ हैं उनमें से अगर एक किसी की डेथ हो रही है, मतलब जितने बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल से जो कम बच्चे हैं, ठीक है, उस रेशियो को क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो उस क्वेश्चन को, उस रेशियो को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया? कितने बच्चे डेथ हुई, कितने बच्चों की डेथ हुई, और अपॉन 1000 जो बच्चे जिंदा थे, मतलब ये लिविंग बच्चे हैं 1000। ठीक है, तो इनमें से जो टोटल बच्चे पैदा हुए 1000 लिविंग थे, तो जितनों की डेथ हुई, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। लेकिन बच्चे कितने साल के होने चाहिए? 1 साल या उससे कम के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट टू से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस क्राइटेरिया पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला दिया गया लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करेगी, हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करेगी, रिलीजियस बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करेगी, एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। एन अडल्ट हुज बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 30, तो जिसका मोर देन 30 बॉडी मास इंडेक्स होगा, आपको बताना है वो बच्चा कैसा होगा, अंडर वेट होगा, ओवर वेट होगा, नॉर्मल होगा कि ओबेस होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बॉडी मास इंडेक्स अगर यहाँ पर बोला गया है, कितना बोला गया है 30, तो ये ओवर वेट की कंडीशन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताना है। लेवल इन इंडिया कैन बी इम्प्रूव थ्रू। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत में है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो फर्स्ट दिया गया है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अच्छी, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, भी ठीक है। बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इन दोनों से हम लोग सही कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में कहा गया, 4 ऑप्शन हैं इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटेड एज कॉज फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला। आपसे पूछा गया है जो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR है वो कम क्यों है, उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ट्रेंड एट प्राइमरी लेवल स्कूलिंग टू लुक आफ्टर न्यू बॉर्न चाइल्ड, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला सो दे कैन टेक केयर, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया गया फीमेल लिटरेसी रेट इज़ हाई एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन, ये ऑप्शन आपका सही है। तो किसी भी स्टेट को अगर IMR को कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, तो उसको इसी प्लान पे फोकस करना चाहिए, क्या कि फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाएं और साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो कि मदर और चिल्ड्रन दोनों के लिए है वो अच्छी होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में कहा गया सपोज द लिटरेसी रेट ऑफ अ स्टेट इज 80% बट द नेट अटेंडेंस रेशियो इज 45%, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो देखिए लिटरेसी रेट जो है वो तो 80% है, लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 45% है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाई लिटरेसी रेट एंड लो नेट अटेंडेंस रेशियो, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया, नेक्स्ट में देखिए चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग द स्कूल एंड स्टडिंग इन देयर हाउसेज, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन दी स्टेट, बिल्कुल गलत है। और लास्ट में दिया गया लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट फॉर एजुकेशन, ये आपका सही है। अब देखिए जब बाहर बच्चे चले जाएंगे तो क्या होगा, जो उस स्टेट का अटेंडेंस रेशियो होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, वो तो कम हो गया, लेकिन क्योंकि बाहर गए क्यों, क्या करने गए, पढ़ने गए ना, तो अगर वो पढ़ने गए तो उनका जो लिटरेसी रेट होगा स्टेट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच कंट्री कैन बी कंसीडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो डेवलप्ड है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। डेवलप कंट्री के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट क्वालिटी दी गई है कंट्रीज़ विच हैव अक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, गलत है। ऐसी कंट्री जिसने बहुत ज़्यादा वेल्थ ऑब्टेन कर ली है, एक्यूमुलेट कर ली है, क्या वो डेवलप्ड होगी, कभी नहीं डेवलप्ड होगी। नेक्स्ट दिया गया कंट्रीज़ विच आर अमंग द हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए ऐसी कंट्री जो HDI में आगे है, HDI मतलब उसमें सब कुछ आ गया, लिटरेसी रेट आ गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। तो अगर ऐसी कोई कंट्री है तो सही बात है कि वो डेवलप्ड कंट्री होगी। सी ऑप्शन दिया गया ओनली रिच कंट्रीज़ आर कंसीडर्ड टू बी डेवलप्ड। जो रिच कंट्रीज़ हैं क्या वही सिर्फ डेवलप्ड हैं, बिकॉज पीपल हैव मनी टू बाय एवरीथिंग नीडेड फॉर ह्यूमन बींग्स बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रिच है वो डेवलप्ड है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इन्हेंसेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कौन इन्हेंस करता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट दिया गया प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोला गया है, ठीक है, डिग्रेड मतलब होता है इन्वायरमेंट को ख़त्म करना, ख़राब करना, ठीक है, तो इन्हेंस कौन कर रहा है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, गलत है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ कभी भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेगा। सेकंड दिया है प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्सड विद रिवर वाटर, भी गलत है, ये भी डिग्रेड नहीं करेगा, ये तो अच्छा करेगा। बैन ऑफ यूज़ ऑन प्लास्टिक्स बैग्स, ये भी गलत है। ठीक है, ये सब, ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए हैं ये इन्वायरमेंटल जो प्रिवेंशन है उसके मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन अगर आप देखें इसमें कहा गया अलाउिंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। तो अगर इसको अलाउ कर दिया जाएगा तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 देखिए इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आज कर लिया जाए लेकिन फ्यूचर के लिए उसको प्रिवेंट कर लिया जाए, बचा के रखा जाए, ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स विदाउट कंसीडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट दिया गया प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड वाइल कंसीडरिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो देखिए आज के जनरेशन ने क्या किया, अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया। देखिए नीड को फुलफिल किया गया, जो लालच है उसको नहीं फुलफिल कर सकता कोई, ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उसको बचा दिया गया है। तो इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में बताया गया है, मिडिल ईस्ट के बारे में बताया गया, और यहाँ पे रिजर्व्स बताए गए और कितने रिजर्व हैं, कितने साल के लिए वो लास्ट करेंगे, कितने साल तक रह जाएंगे उसकी बात करी गई है। तो 78 ईयर्स तक मिडिल ईस्ट में रह जाएंगे, यूएसए में सिर्फ 12 साल तक रह जाएंगे, और वर्ल्ड में पूरे विश्व की बात करी जाए तो 53.3 ईयर्स तक रह जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए 23 में पूछा गया क्रूड ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट का जो रिसोर्स है वो किसके पास सबसे, मतलब देखा जाए सबसे अच्छा किसके लिए है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के लिए किसके पास है, ठीक है, तो वो मिडिल ईस्ट के पास है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा वही तो एक्सपोर्ट करेगा। अब मान लीजिए यूएस एक्सपोर्ट करने लग जाएगा तो यूएस के पास तो और तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके कंगाल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए इसमें क्या कहा गया, यूजिंग विच ऑफ द नेचुरल रिसोर्स विल एड इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गलत है। सोलर एंड विंड एनर्जी ये सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये भी सही है, ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका
हो जाएगा, कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जॉशन ऑफ नेचुरल गैसेस। ठीक है, नेचुरल गैसेस के बारे में बात करा रहा है कि एग्जॉस्ट जो उनका निकल रहा है। ए ऑप्शन दिया गया क्रूड ऑयल रिसोर्सेज वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स और मोर। ठीक है, पहला ऑप्शन ही दिया गया है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन इज अंडरटेकन बाय मिडिल ईस्ट रीजन एट वेरी फास्ट पेस। थर्ड ऑप्शन दिया गया नॉन कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज शुड बी इनकरेज दैट रिड्यूसेस द यूज ऑफ क्रूड ऑयल। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। लेकिन बाकी के दो ऑप्शंस अगर देखे जाएं, ये 50 ईयर्स वाला ऑप्शन है और ये वेरी फास्ट पेस की बात करेंगे मिडिल ईस्ट में, ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेचुरल रिसोर्स से ही रिलेटेड नहीं है, तो इसमें ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ऑप्शन फिलहाल गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो 25th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछा गया था आइडिया कौन दे रहा है, ये नहीं पूछा गया था कि कौन सही है कौन गलत है। मेनली आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आपको दे रहा है। तो ये वो जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपको आइडिया दे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें देखिए बात करी गई है मैच द कॉलम की। तो मैच द कॉलम एक बार पूरा खोल लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैच करना है, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो देखिए पहला अगर देखा जाए, इसमें कहा गया लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस। ठीक है, मतलब कौन सा गलत है इसमें बताना है आपको। नेक्स्ट दिया गया प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एश्योर्ड अ हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत दिया है, बाकी सबके सब ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ बताना है कौन सा आपका ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, करेक्टली मैच बताना है कौन सा सही मैच है। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, रेगुलर वेजेस, ये भी गलत है। इसमें डी ऑप्शन देखिए एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली टू फुलफिल लिवलीहुड, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। उससे पहले ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, इसमें कहा गया डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो अलग अलग लोग होते हैं, उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और रीज़न दिया है पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीड्स कुछ और होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रीडम चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इक्वालिटी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, कुछ ऐसे इनको सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सबको रिक्वायर्ड होती हैं और इसीलिए हर एक इंसान का जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको ही फ्रीडम ही चाहिए और सबको इक्वालिटी ही चाहिए। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इक्वालिटी का क्या करेगा, उसके पास तो इक्वालिटी पहले से ही होगी। अब जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जैसे मान ली खाने पीने का ही व्यवस्था नहीं है, तो उसको फूड सिक्योरिटी चाहिए। तो अलग अलग सबको डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 में देखिए इसमें कहा गया अ हाई एवरेज इनकम इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल वेल बींग ऑफ अ कंट्री, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। तो देखिए एक हाई एवरेज इनकम अगर किसी कंट्री की है तो वो ये नहीं बता सकती कि कंट्री जो है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है, वो वेल बींग वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा है। रीज़न दिया गया एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, एवरेज अगर इनकम की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, अगर किसी कंट्री की ये ज़्यादा है तो कहीं भी इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें देखिए अ कंट्री एट प्रेजेंट हैज़ वेरी हाई नेशनल इनकम ड्यू टू सरप्लस ऑयल रिसोर्स। तो देखिए एक कंट्री है और उसके बारे में बताया गया कि वहाँ की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है और किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। However, it is essential to look for alternate source of
इनकम ऑल्सो। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को भी देखते रहना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा खोजबीन करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया, देखिए असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न इसका देख लेते हैं, रीज़न कहाँ पे है, रीज़न थोड़ा इस तरफ मिलेगा। ऑयल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, इफ़ इट इज़ नॉट यूज जुडिशियसली देन इट विल बी एग्जॉस्टेड सून। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फोकस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे करना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही हो गया, रीज़न भी सही हो गया, और जो रीज़न हो गया दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए। तो पहले मैं आपको केस स्टडी दिखा देता हूँ, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। क्वेश्चन पे आएंगे, अब सीधे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे पैराग्राफ से मिल जाएंगे, लेकिन आपको पैराग्राफ ठीक से पढ़ लेना है। इसके बाद का पार्ट है ये, इसके बाद देखिए ये है, इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा मेथड हो सकता है इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी गई तो इनकम इज़ दी बेस्ट मेथड। नेक्स्ट कहा गया स्टेबल इनकम इज़ अटेन्ड थ्रू। अब जो स्टेबल इनकम है वो कैसे अटेन करी जा सकती है पूछा गया है। तो बेटर वेजेस गलत है, रेगुलर वर्क इज़ दी करेक्ट आंसर। तो स्टेबल इनकम के लिए रेगुलर वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रिसेंट, व्हाट इज़ इट। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल चीज़ें यहाँ पूछा गया है कि इनकम के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें, देखिए इनकम अगर है तब तो ठीक है, ठीक है, इनकम होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके होने पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रिसेंट मतलब एक तरीके से नाराज़ होना, तो वो है डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर किसी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो चाहे कितना भी पैसा हो, जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं गुस्सा होगा, नाराज़ होगा, ये सब चीज़ें आती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क। अगर वुमेन को पेड वर्क में इंगेज किया गया है तो आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस डज इट मेक। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो देखिए इसमें कहा गया देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेज, बिल्कुल गलत है। नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही गलत हैं। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हाउस में ये हाउस होल्ड की बात करी जाए, सोसाइटी की बात करी जाए, तो उनका जो डिग्निटी है, उनका जो ओहदा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वुमेन का। नेक्स्ट केस स्टडी पे आएंगे, नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे क्या है और क्या कही गई है। तो देखिए ये नेक्स्ट केस स्टडी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए ठीक, इसको पढ़ लेते हैं और फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये आपकी केस स्टडी हो जाएगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द कंट्रीज़ इज़। तो देखिए किसी भी कंट्री के बीच में, किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में अगर डेवलपमेंट को कंपेयर करना है तो सबसे कॉमन चीज़ क्या हो सकती है, किससे कंपेयर किया जा सकता है? तो एवरेज इनकम से कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2, इसका देखिए क्या कहा गया, हायर इनकम अर्निंग कैपेसिटी को रिलेट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अगर हायर इनकम अर्निंग कैपेसिटी है तो वो क्या इंडिकेट करती है? तो वो इंडिकेट करती है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, बेटर लिविंग कंडीशन, ये भी सही है। अब ज़्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशियस फूड आदमी खाएगा, और साथ ही साथ हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, सेफ इन्वायरमेंट होगा। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी इम्प्रूव बाय। किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम को कैसे इंप्रूव किया जाए? गिविंग मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रेजिंग टोटल प्रोडक्शन गलत है, सेटिंग डेवलपमेंटल गोल गलत है, ओपनिंग हॉस्पिटल भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन अर्बन यूथ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। देखिए अगर कोई नौजवान है, कोई अर्बन है, मतलब नौजवान की बात यहाँ नहीं करी गई है, अर्बन की मेनली बात करी गई है, अर्बन नौजवान है, ठीक है, मतलब शहर के क्षेत्र में रहे और साथ ही साथ वो अभी यंग हो, तो उसका जो मेन गोल होगा वो क्या होगा? उसका मेन गोल इंक्रीजिंग टोटल इनकम गलत है, इंप्रूविंग हिज BMI गलत है, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब उसका जो इनकम आ रही है उसको इंक्रीज़ करना उसका मेन फोकस होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, पैसेज नंबर 3 है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपके पास पैसेज है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ दिया गया है, देख लीजिए पैसेज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, केरला के बारे में थोड़ी बात करी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको इस पैसेज में मिलेगा। तो पहला को बोला गया है द सोर्स गिवन अबव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड था, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मनी। तो मनी के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है। अनएडल्टरेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी नकली मेडिसिन मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महंगी मेडिसिन बेच देते हैं, लेकिन वो भी नकली होती है, ठीक है। ऐसा हम लोग ने कोविड में देखा भी था। नेक्स्ट इज थर्ड में कहा गया मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये भी बात बिल्कुल सही है, भी हम लोग ने इसको डिस्कस भी किया था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया इवन नाउ इन मैनी एरियाज़ चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो हाई स्कूल। देखिए, बहुत सारी लड़कियां आज भी ऐसी हैं जो हाई स्कूल मतलब स्कूल नहीं जा पा रही हैं, हायर एजुकेशन नहीं जा पा रही हैं। इसका कारण क्या है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला दिया गया पेरेंट डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, गलत है। चिल्ड्रन आर नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, ये भी गलत है। गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एजुकेशन फॉर द स्कूल, ये ऑप्शन आपका सही है। जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एडुकेट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया है लड़कियों के लिए, जैसे टॉयलेट्स है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए। आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्कूल्स में ये चीज़ फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे कम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ पर है, तो वो है केरला में। और ये किस वजह से है, तो ये मेनली जो इसके पीछे कारण है वो है लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। केस स्टडी पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, केस स्टडी देख लीजिएगा। तो ये हम लोग ने पूरी केस स्टडी कर ली और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो पहले केस स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, ये यहाँ देखिए ख़त्म हो गई, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसी में से आपको मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया द गिवन सोर्स डिस्कसेस द एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम सीधे आपको बता देते हैं, डिस्कसेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर गेट रिप्लेनिश्ड बाय। तो जो ग्राउंड वाटर है वो किस वजह से रिप्लेनिश मतलब दोबारा आ जाता है, तो ये आता है रेनफॉल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया इन ऑर्डर टू ऐड टू द स्टॉक ऑफ गुड्स व्हाट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक ऑफ गुड्स को बढ़ा रहे हैं तो क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए गुड्स का। नेक्स्ट और ये हमारा आज का आखिरी सवाल हो सकता है। इसमें कहा गया कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो किसका कौन सा ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपसे पूछा गया है किसका ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब ये चीज़ कभी भी मतलब ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सिक्वेंस कहीं ना कहीं पूरे देश को पूरे स्टेट को फेस करना पड़ता है। तो इसका The sectors are classified into public and private sector on the basis of A part is employment condition, B part is nature of economic activity, C part is ownership of enterprises and D part is number of workers employed in the enterprises। तो देखिए क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या आ जाएगा। अगर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में आपसे बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो अगर पब्लिक है इसका मतलब गवर्नमेंट ओन कर रही है उस एंटरप्राइज़ को, और अगर प्राइवेट है इसका मतलब एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है उस एंटरप्राइज़ को। तो चलिए इसका आंसर हो गया पार्ट 3 मीन्स ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली through the natural process is an activity in dash sector। A option is primary, B option is secondary, C option is tertiary and D option is information technology। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है नेचुरल प्रोसेसेस से जो भी कमोडिटी हम लोग को मिल रही है, तो प्रोडक्शन कमोडिटी का कैसे होना चाहिए, बाय दी नेचुरल प्रोसेसेस। तो वो किस में आ जाएगा, दैट विल कम अंडर प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है जीडीपी आप लोगों ने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। A option is all goods and services, B option is all final goods and services, C option is all intermediate goods and services and D option is all intermediate and final goods and services। तो आप लोग को याद रखना है इस बात को कि जीडीपी की जब भी बात करी जाएगी तो उसमें all goods and services नहीं होता है, उसमें क्या होता है all final goods and services। क्योंकि हम लोग फाइनल गुड की वैल्यू हमेशा काउंट करते हैं, हर एक स्टेप पे गुड की वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है बिस्किट के प्रिपरेशन
कैलकुलेशन का दिया हुआ है कि वहाँ पे फ्लोर की बात करी गई है, आटे की बात करी गई है, ऑयल की बात करी गई है। तो अगर इन सब की हम लोग वैल्यू देखेंगे और साथ ही साथ बिस्किट की भी वैल्यू देखेंगे तो जो वैल्यू होगी वो अचानक से बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ बिस्किट की फाइनल वैल्यू देखनी है। तो ये जो बिस्किट होगी इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी यही सिर्फ इंक्लूड करी जाएगी किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कैलकुलेशन में। और इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लिया जाएगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी, मतलब फ्लोर और ऑयल की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं बिस्किट की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब भी देखेंगे, जीडीपी में जब भी देखेंगे, तो आप लोग को याद रखना है कि उसमें ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल का मतलब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या बोला गया है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2010-2011 इज। A option is between 20 to 30%, B option is 30 to 40%, C option is 50 to 60% and D option is 70%। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो शेयर था, मतलब जो टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, वो कितना था 2010-11 में, वो था 50 to 60%। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन आउट। अब इन सब में आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो टूरिस्ट गाइड पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है धोबी, तीसरा ऑप्शन है टेलर और फोर्थ ऑप्शन इज पॉटर। अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि धोबी हो गया, टेलर हो गया और पॉटर हो गया, ये तीनों किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब ये जो तीनों हैं इनका काम कैसा होगा, दे विल बी बिलोंगिंग टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन जो टूरिस्ट गाइड होगा वो बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जा रहा होगा। तो ये किस सेक्टर में आ जाएगा, दिस वुड कम अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा पहले वाले ऑप्शन में टूरिस्ट गाइड विल बी द ऑड वन आउट। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में देखिए, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। तो आप फिर से देख सकते हैं कि वेजिटेबल वेंडर एक जॉब है या ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट है जिसमें कोई भी, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए किस में आ जाएगा, दिस वुड कम अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाएगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वेजिटेबल वेंडर। अगले में देखते हैं। तो पोस्टमैन हो गया, कॉबलर हो गया, सोल्जर हो गया और पुलिस कांस्टेबल हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग, पोस्टमैन है, दैट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर। सोल्जर की बात करी जाएगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब है या पब्लिक सेक्टर में आता है। पुलिस कांस्टेबल की बात करी जाएगी, वो भी पब्लिक सेक्टर में है। लेकिन कॉबलर मतलब मोची, तो मोची एक प्राइवेट जॉब है, या ये कह सकते हैं कि ये एक मतलब ये इसमें आ जाएगा, दैट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में कहें या इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इट कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वेयर एज पोस्टमैन, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल कम्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में बोला गया है, MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवेज आप लोग को पता होगा, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस एंड ऑल इंडिया रेडियो। अब आप देख सकते हैं कि MTNL गवर्नमेंट की ओन है, या इसको कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर है ये। इंडियन रेलवेज भी पब्लिक सेक्टर है। एयर इंडिया इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एज वेल एज ऑल इंडिया रेडियो, मतलब जिसको आकाशवाणी भी बोला जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, AIR जिसको कहते हैं, तो वो भी क्या है, दैट कम्स ऑल्सो अंडर पब्लिक सेक्टर। लेकिन अगर सहारा एयरलाइंस की बात करी जाएगी तो ये एक इंडिविजुअल ओन करता है, इसलिए किस में आती है, इट कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अनऑर्गेनाइज तो नहीं बोलेंगे, ये कैसा सेक्टर हो जाएगा, दैट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। तो बाकी जो हमारे पास तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए हैं, दैट इज़ ऑल गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, वेयर एज सहारा एयरलाइंस इज़ अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन 6 में बोला गया है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ डैश सेक्टर। तो देखिए एक्सप्लॉइट किसको किया गया, नेचुरल रिसोर्स को। तो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके अगर कोई गुड बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको बताना है उस सेक्टर का क्या नाम होगा जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो किस सेक्टर में आएगा, दैट कम्स अंडर द सेक्टर ऑफ सेकेंडरी। तो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी
सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द डैश सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सर्विस सेक्टर आपको पता होगा, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर क्या है हमारा? सर्विस सेक्टर हमारा है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर, दिस इज जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डैश कंट्रीज। तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल, जितने वर्किंग पीपल हैं उसमें से ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट मिली है वो किस सेक्टर में मिली है लोगों को? दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सर्विस सेक्टर। तो ये किस कंट्री का, ये किन कंट्रीज़ का ट्रेंड फॉलो होता है, मतलब ये कौन सी कंट्रीज़ ऐसा ट्रेंड फॉलो करती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, सेकंड ऑप्शन इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड थर्ड ऑप्शन इज़ डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो आपको याद रखना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सर्विसेज सेक्टर। हालांकि इंडिया में भी ये चीज़ होती है, लेकिन इंडिया में डेवलपिंग है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्योंकि जनरल ट्रेंड पूछा गया था, तो जनरल ट्रेंड में क्या आ जाएगा? इट कम्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सी ऑप्शन इज एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि मतलब जो पोटेंशियल है किसी भी पर्सन का, उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, काम उसको उसके पोटेंशियल से कम मिला। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी, एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया गया है एनसीईआरटी में। आप देखिएगा तो एक छोटे से खेत में एक औरत के बारे में बात बताई गई है, एक स्त्री के बारे में बात बताई गई है कि उस छोटे से खेत में उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो श्रम है, जो लेबर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। मतलब जो वर्क है वो कहीं ना कहीं इतना कम हो जा रहा है जो एक इंसान को क्या कर दे रहा है? अनएम्प्लॉय कर दे रहा है। और वो कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है? वो लगती तो है कि एम्प्लॉयड है पर्सन, लेकिन असलियत में वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और वी कैन से इट एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MG नरेगा, ठीक, तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अब पूछा गया है ये कितने गारंटीज़ डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय गवर्नमेंट, तो कितने दिन की गारंटी देता है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी सरकार की तरफ से? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 100, सेकंड ऑप्शन इज़ 150 एंड थर्ड ऑप्शन इज़ 365। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर इन, किस डिपार्टमेंट में या किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है? ए ऑप्शन इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, बी ऑप्शन इज़ पब्लिक सेक्टर एंड सी ऑप्शन इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर्स में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है? वो सिक्योर होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कभी भी सिक्योर नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 13 है, इसमें देखिए, इन डैश सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज। तो गवर्नमेंट किस सेक्टर को ओन करती है, मतलब किन सेक्टर में थे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रोल होता है या स्टेक्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्राइवेट सेक्टर, सेकंड ऑप्शन इज़ इंडिविजुअल सेक्टर एंड थर्ड ऑप्शन इज़ पब्लिक सेक्टर। अब जरा आप लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कुछ एग्जांपल दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप लोग ने कोल इंडिया लिमिटेड देखा होगा तो CIL है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। तो आप लोग को याद रखना है दे आर ऑल ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और उनको कहते क्या हैं? दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए, प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल आर एश्योर्ड ऑफ वर्क। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, मतलब उनको वर्क मिलेगा ही मिलेगा, और उनका जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी कैसा होगा? एक फिक्स्ड होगा। तो इसमें जब आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है प्राइवेट सेक्टर, बी ऑप्शन इज़ पब्लिक सेक्टर एंड सी ऑप्शन इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉयमेंट हो वो सिक्योर हो, वो फिक्स हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ कंपलसरी होती है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कैसा होता है? वो रेगुलर होता है, और वर्क की एश्योरिटी होती है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है। तो किस सेक्टर में ऐसा होता है? तो इट इज़ इन पब्लिक सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 15 को देखते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमको बताने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड या हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। तो आपको पता है सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैज़ इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट। नहीं बेटा, यहाँ एक चीज़ हमको समझनी है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। कौन से सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हैज़ नॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्क इन द डैश सेक्टर डो नॉट प्रोड्यूस गुड्स टर्शरी ऑब्लिक एग्रीकल्चर। तो वर्कर्स, वर्क नहीं बोला गया था, सॉरी वर्कर्स बोला गया था। तो वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डो नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा तो वो प्रोड्यूस गुड को प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, वो क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो टर्शरी सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी टर्शरी सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी। तो कौन से सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, अभी हमने बताया भी था। तो दैट जॉब सिक्योरिटी इज़ इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ डैश प्रपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं कि कम लोग काम कर रहे हैं, पूछा गया है। तो लार्ज प्रपोर्शन, तो आपको आंसर याद रखना होगा कि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोला गया है, कॉटन इज़ अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज़ अ डैश प्रोडक्ट। तो कॉटन आपको पता है कि कॉटन कैसा प्रोडक्ट है, कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन क्लॉथ क्या है, क्लॉथ एक नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। क्लॉथ को मैन्युफैक्चर किया गया है, क्लॉथ को प्रिपेयर किया गया है, किससे, कॉटन से। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा, क्लॉथ इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। लेकिन कॉटन में क्या आ जाएगा, कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या बोला गया है, द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर। अब इसमें बोला गया है इंडिपेंडेंट होती हैं या इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो आपको पता होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी एक में भी कोई भी बाधा आई, अगर किसी एक में कोई प्रॉब्लम आई, तो बाकी सेक्टर्स भी फेल हो जाएंगे और बाकी सेक्टर्स में भी जॉब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों सेक्टर्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है इन SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय, ए ऑप्शन इज़ बैंक, बी ऑप्शन इज़ मेंबर्स एंड सी ऑप्शन इज़ NGOs। तो आपको याद रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो डिसीजंस लिए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला गया है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। तो फॉर्मल सोर्सेज कौन कौन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बैंक्स एक फॉर्मल सोर्स होता है जहाँ पे हर चीज़ एक फ़िक्स होती है, मतलब कोई मनमानी नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक फ़िक्स कहा जाता है। तो फॉर्मल सोर्स मतलब ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक्स इज़ अ फॉर्मल सोर्स। इसके बाद जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं, तो वो भी फॉर्मल सोर्स होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो फॉर्मल सोर्स नहीं होते, दे कम्स अंडर इनफॉर्मल सोर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स। तो कौन सा मेथड इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंडेंस को कम कर देगा, ये बताना है हम लोग को। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीजेस देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। तो बिल्कुल रूरल एरियाज़ में इस चीज़ की ज़रूरत है कि बैंक और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो अपनी लेंडिंग मतलब होता है शेयर करना, मतलब लोगों को पैसा देना, तो वो क्या कर दे, बढ़ा दे। तो अगर ये बढ़ा देगा तो रूरल एरियाज़ में अगर ये पैसा देना बढ़ा देगा तो क्या होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है लोगों का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो एक मेथड होता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कहा गया इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्रीज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है जो चीज़ दी जाती है, तो जो पैसा दिया जाता है उस पर अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आदमी जो भी एग्रीकल्चरल फार्मर होगा या जो भी रूरल एरियाज़ में रहता होगा वो आसानी से बैंक से या फॉर्मल सोर्सेज से पैसा
ले सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है फॉर्मल सोर्सेज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एक्सपैंड्स एंड एवरीवन रिसीव्स लोन्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मल सेक्टर को एक्सपैंड करना है सो दैट एंड एवरीवन रिसीव्स लोन, सभी को लोन रिसीव करने की सुविधा मिले। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन क्या होने वाले हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर की जो डिपेंडेंस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल लेंडर। तो इनफॉर्मल लेंडर इसमें कौन नहीं है, तो देखिए मनी लेंडर एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सोर्स होता है, सेक्टर की बात नहीं करेंगे, इनफॉर्मल सोर्स होता है। ट्रेडर्स भी इनफॉर्मल सोर्स हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी होता है। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो रिलेटिव्स दिया हुआ है, तो रिलेटिव्स भी क्या है, दे आर इनफॉर्मल लेंडर्स। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू चलते हैं, इसलिए एक इसके अंडर आते हैं, दे कम्स अंडर फॉर्मल सोर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है विच एमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, तो इंडिया में जो करेंसी नोट्स इशू करता है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है, आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि आरबीआई के नोट पे जो सिग्नेचर होता है वो किसका होता है। आप लोग एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो वन रुपी का जो नोट होता है उस पर सिग्नेचर किसी और का होता है, और बाकी जो नोट्स होते हैं उस पर सिग्नेचर किसी और का होता है। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि जो नोट होते हैं, जो रुपी नोट्स होते हैं, उस पर सिग्नेचर किस इंसान का होता है, वो कौन अथॉरिटी है जो इस नोट्स पे सिग्नेचर करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन 6 है, इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन विदाउट यूज़ ऑफ मनी। तो विदाउट यूज़ ऑफ मनी की बात जब करी जाएगी तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि उसमें कौन सा सिस्टम आ जाता है, तो आ जाता है उसमें बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आप लोग को याद रखना है कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर दो लोग की नीड्स है कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो जूते चप्पल की दुकान खोलता है और दूसरा इंसान ऐसा है जो गेहूँ बेचता है। अब दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में आपस में गठबंधन हो जाएगा कि ये इसको जूते बेच देगा तो ये इसको गेहूं बेच देगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन या सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं, इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे गुड्स का ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है। तो जब गुड्स का एक्सचेंज होता है तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये पहले के ज़माने में बहुत चला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बैंक्स प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो देखिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस अकाउंट पे प्रोवाइड करेगी, जब हम लोग अकाउंट में जो पैसा रखेंगे वो देर तक के लिए रखेंगे और फिक्स रखेंगे, हम लोग उसमें से निकाल ना सकें। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट याद रखिएगा। फिक्स डिपॉजिट ऐसी डिपॉजिट होती है जिसमें से 1 साल के, मान लीजिए आपने करी फिक्स डिपॉजिट, तो 1 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो पेनल्टी बैंक उस पर लगाता है, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उस पैसे को डालेंगे उतना ही ज़्यादा भी आपको उसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है बैंक, वो किस अकाउंट पे देती है, तो वो देती है फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑन लॉन्ग पीरियड्स, फॉर लॉन्ग पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू। अब देखिए बैंक किस तरीके से काम करती है। बैंक के 2 काम होते हैं। बैंक का पहला काम क्या होता है कि लोन देना, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि पहला तो हो गया कि लोगों को क्या देगी, लोगों को लोन देगी, और दूसरा इसका काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि ये पैसा लेती है, मतलब इसको भी तो कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए। अब देखिए जैसे लोन दिया किसी को तो 8% पे दिया, ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक को भी पैसा चाहिए, तो बैंक को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, और जब बैंक को हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक मान लेते हैं 4% पे हम लोग को इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट का। अब यहाँ पे उसने जो पैसे दिए, मतलब जो रिटर्न में वो देगा, जैसे लोन की बात करते हैं तो लोन पे हम लोग को जो देना पड़ता है दैट इज़ 8%, लेकिन जो हम लोग को डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 4%। अब देखिए यहाँ पे जो गैप आया वो कितने परसेंट का आया, 4% का आया। अब यही 4% पैसे से, इसी 4% मनी से क्या करता है, बैंक रन करता है, बैंक काम करता है। ठीक है, तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एक ये कह सकते हैं जो पर्सन, एक सामान आदमी, जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, जो 8% इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक को देगा, लेकिन 4% जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक देता है एक इंसान को। तो जो दोनों में जो डिफरेंस आया वो आया 4% का, और इसी 4% मनी से क्या होता है, पूरा बैंक का कामकाज चलता है।
तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बोला गया है उसमें कहा गया है बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू। तो जो डिपॉजिट हुए, जो भी बैंक के पास पैसा आया उसमें उसने बैंक ने क्या किया, तो बैंक ने लोन्स प्रोवाइड किए, और जब लोन्स प्रोवाइड करेगा तो उसी से उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इसमें कौन सा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है। तो देखिए इनफॉर्मल सोर्स अभी हमने बताया था कि इसमें बताना है हमको फॉर्मल सोर्स कौन सा है। तो फॉर्मल सोर्स हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स। तो जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे कमर्शियल बैंक्स हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, वो कैसे होते हैं, दे आर ऑल फॉर्मल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन बोला गया है द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ट्रेडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, दे विल कम अंडर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वाई इज़ करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि करेंसी कौन प्रिंट करता है, करेंसी कौन ऑथराइज करता है, करेंसी ऑथराइज करती है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वाई डू द बैंक्स डू व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। तो अभी मैंने ये बात बताई थी आप लोग को कि जो भी पैसा आता है कस्टमर से, जो भी डिपॉजिट से जो पैसा मिलता है बैंक को, वो बैंक क्या करती है, वो बैंक लोन प्रोवाइड कर देती है, और उसी लोन के और डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, दोनों के डिफरेंस से बैंक क्या करता है, बैंक काम करता है, बैंक की फंक्शनिंग प्रॉपरली हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। तो इनकम ऑफ बैंक का मेन सोर्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है। तो देखिए ऑप्शन जो 20 दिया गया है, इसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स। व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स का मतलब हो गया लोन। तो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया है वो, और डिफरेंस की बात कही गई तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। एंड द पेड टू द डिपॉजिटर्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जो लोन पे इंटरेस्ट दिया गया उसका परसेंट माइनस जो डिपॉजिटर्स पे इंटरेस्ट उसको मिला उसका परसेंट। तो अब हमने जैसे बात करी थी 8% माइनस 4%, दैट विल बी इक्वल टू 4%। इसी 4% की वजह से क्या होगा, एक कमर्शियल बैंक या एक कोई भी बैंक काम कर पाएगा, प्रॉपरली फंक्शनिंग उसकी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मैंने अब रेड पेन से सबके आंसर्स कर दिए हैं, ज़्यादा हाईलाइट कर दिए हैं, बच्चों को ऐसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर। व्हाट इज़ द फॉर्मल वर्ड यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी सच एज लैंड, व्हीकल, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो उसको कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब जब हम लोग कोई भी लोन लेने जाते हैं तो हमको कोई भी सामान गिरवी रखना पड़ता है, और उसी गिरवी सामान को क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कोलेट्रल। तो आप लोग को ये टर्म याद रखना है, कोलेट्रल का मतलब याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड कोलेट्रल। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आप लोग अच्छे से पेपर करिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये इकोनॉमिक्स के होंगे, और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी आप देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1947 में मिली है। ठीक है, और किससे मिली है, ब्रिटिश से मिली है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया पीपल ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन। देखिए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है, अब ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, किसने इस्टेब्लिश करी थी। तो 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी। और किसने इस्टेब्लिश किया था इसको, तो माओ जेडोंग। आप लोग ने माओवादी सुना होगा, तो माओ जेडोंग जो है उन्हीं के ही, जो ये कह सकते हैं कि उन्हीं की बातें थी, उन्हीं के जो ये कह सकते हैं आइडियल्स थे, उन्हीं की आइडियल्स को फॉलो किया गया तो एक चीज़ बनी जिसको कहते हैं माओइज्म। ठीक है, तो ये चेयरमैन थे, इन्होंने ही कहीं ना कहीं इस पार्टी को फॉर्म किया था, चेयरमैन थे। और इस पार्टी का नाम अगर देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने जो पार्टी फॉर्म करी थी उसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो नहीं कहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्या कहेंगे, चाइना कहेंगे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
तो चाइना का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो चाइना का फॉर्मेशन हुआ है 1949 में। चाइना पार्टी का नहीं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चाइना का फॉर्मेशन कब है, पार्टी का नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चाइना अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन। तो देखिए चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब अनाउंस किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अनाउंस किया था 1953 में, ठीक है। और किस चीज़ पे फोकस किया था कि जो फॉरेन गुड्स आ रहे थे, फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था, उसको मतलब जो इनकी पॉलिसी थी उसको कम करना, और साथ ही साथ हैवी इंडस्ट्रीज पे मेनली फोकस किया गया था। तो हैवी इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चाइना हैज डैश लार्जेस्ट जीडीपी। तो जीडीपी के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो चाइना की कौन से नंबर पे सबसे बड़ी जीडीपी है? तो पहले यूएस की है और दूसरे पे जो है चाइना की है, तो इसमें सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इंडिया की अगर पूछी जाए कि इंडिया की जीडीपी किस नंबर पे है इस समय, तो 5th नंबर पे है। 2023 के शुरुआत में अगर आप देखेंगे, 2023 की बात हो रही है, तो इंडिया कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे है जीडीपी के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट व्हेन वाज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड इन इंडिया। तो देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की जो कैंपेन है वो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए चाइना में स्टार्ट करी गई थी। अब बताना है कब स्टार्ट करी गई थी, इस चीज को बताना है। तो ये स्टार्ट करी गई थी 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया डैश इज अ ज्योग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉ। तो देखिए एक ऐसा रीजन है इनमें से जिसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो कंट्री के इकोनॉमिक लॉज से थोड़े से अलग होते हैं। तो इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SEZ मतलब है स्पेशल, ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, चाइना। तो चाइना में आपको पता होगा वन चाइल्ड पॉलिसी है। अब इसको कब इंट्रोड्यूस किया था? इसको अप्रोक्सीमेटली 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसीलिए इसको कहेंगे लेट 1980s। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया व्हाट वाज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1956 ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए 1956 पाकिस्तान में अगर देखेंगे, पाकिस्तान के 1956 में जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान आया था उसका नाम और क्या था? तो इसको कहते थे मीडियम टर्म प्लान, ठीक है। तो मीडियम टर्म प्लान भी इसको कहा गया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। और ये कब आया था? 1956 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 9 में कहा गया डैश इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटा। मतलब आपको बताना इनमें से ऐसा क्या है जिसमें पर कैपिटा भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब किसी भी कंट्री का पर कैपिटा क्या है वो इंक्लूडेड है, जीडीपी इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हेल्थ और एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। तो ये जो इंडेक्स है, ये कौन सी इंडेक्स के बारे में बात हो रही है? तो इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI का मतलब है ह्यूमन, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर डैश ऑफ इकोनॉमी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इकोनॉमी का क्या मेजर करती है, ठीक है। मेजर क्या चीज इकोनॉमी को मेजर करेगी? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेनली वो मेजर करती है इकोनॉमी में, ठीक है, कि मतलब जो लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो कौन से ग्रुप का ये इंडिया मेंबर नहीं है? तो सार्क का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF इन चाइना वाज टू इंश्योर रैपिड इंक्रीज ऑफ। तो देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का भी हमने बताया था क्यों इंक्रीज किया गया, क्यों इसको लाया गया था। तो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना टुक प्लेस इन द ईयर। तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो चाइना में स्टार्ट हुआ था वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था ये बताना है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1978 में। नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी किस कंट्री ने स्टार्ट करी थी? तो चाइना ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। और मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन देखिए इस समय चाइना की है, और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 में कहा गया ग्रेट प्रोलिटेरियन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन वाज। तो देखिए जो कल्चरल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी चाइना में वो मेनली किसने स्टार्ट करी थी? तो वो स्टार्ट करी थी माओ जेडोंग ने, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है GLF विद रिस्पेक्ट टू पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रेफर टू एज। तो GLF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बताया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 17th क्वेश्चन में कहा गया
डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूछी जाए तो वो कोई और नहीं, वो कौन है? अपना प्यारा भारत है, मतलब वो इंडिया है। नेक्स्ट पे आते हैं 18 क्वेश्चन में कहा गया अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या ओन करती है उसको कहते हैं एमएनसी। ठीक है, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, मल्टी नेशनल कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा एमएनसी क्या होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 है द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट। तो देखिए एसेट को खरीदने के लिए जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, और भी कई सारे इक्विपमेंट हो गए, तो इसको खरीदने के लिए जो मनी होती है, जो खर्च करी जाती है, उसको क्या कहते हैं? उस मनी को कहेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया एट प्रेजेंट द कंट्रीज डैश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ में इस समय कितने मेंबर्स हैं? टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो ये है 164। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हेडक्वार्टर आप बताइएगा WTO का कहाँ पर है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं देखने के लिए, और अपने चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और सारे के सारे चैप्टर्स के MCQs वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के और भी वीडियोस जो होंगे वो एज सुन एज पॉसिबल आपको दे दिए जाएंगे प्लेलिस्ट में ही। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।